नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम दो कालखंडों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं गणनाओं के आधार पे, संख्याओं के आधार पे। ये संख्याएं और गणनाएं मुख्य रूप से जो पार्लियामेंट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तरों पर आधारित है और दूसरे इंटरनेट के सोर्सेज पे आधारित हैं, जहाँ कई तरह की गणनाएं और कई तरह के आंकड़े रहते हैं। अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे हो तो विद्वान मित्रों से अनुरोध है कि वो अवश्य उस बात का वो इंगित करें, बताएं कि सही आंकड़े क्या हैं। लेकिन ये आंकड़े, ये टेबल मैंने नहीं बनाया है, ये किसी मित्र ने भेजा है। और मुख्य बात ये है कि किसी देश को या समाज को लगातार कई विभिन्न आंकड़ों का, अपने देश की इकोनॉमी के बारे में, जो डेवलपमेंट स्टेटस है, सड़कें कितनी बन रही हैं, एयरपोर्ट कितने हैं, बैंकों का लाभ और हानि और घाटा कितना है, जीडीपी कितनी बन गई, इस पे तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक स्थिति तो उसी से पता लगेगी। अब बहुत सारे विद्वान मित्रों से जब मैं पूछता हूँ कि भाई आपको मालूम है कि 2000 मतलब बैंकों का जो प्रॉफिट है, सरकारी बैंकों का लाभ 2010, 11, 12, 13 में कितना था और अब कितना है, वो कहते नहीं ये आंकड़े हमें मालूम नहीं है। लेकिन वो पूरा कथानक, एक झूठा कथानक सामने रखने में, जो कि सिर्फ अवधारणाओं पे या कि उनके आकलन पे, और उसमें से आश्चर्य की बात यह है कि हार्डकोर इकोनॉमिक डेटा, उस पे इन विद्वानों का कोई उसमें अध्ययन नहीं है, कोई उनके पास में है नहीं। और दूसरी तरह के बहुत सारे टेढ़े मेढ़े इकोनॉमिस्ट हैं जो कि ये कहते हैं कि जीडीपी से देश का कुछ नहीं होता। तो पता नहीं किससे क्या होता है। यानी कि एक गांव की आय पशुपालन से या कि खेती से अधिक है, और एक दूसरा गांव है किसी भी कारण से, जो है वो वास्तविक कारणों से या कि पॉलिटिकल रीजन से या कि उनकी गांव के लोगों की गलतियों से या कि उसकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से। मान लीजिए एक तो किसी घाटी में एक गांव है, उसमें धरती जो है ना बहुत उर्वरक है, तो उसमें बड़ी अच्छी खेती हो रही है, तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर और उनकी आमदनी उस एक दूसरे गांव से, बंजर जमीन है या कि वहां के गांव वालों ने कोई लापरवाही की है, कोई काम नहीं किया या कि कोई और परेशानी उनसे अलग होगी। तो इन दोनों की जो सकल उत्पाद है एक गांव का दूसरे गांव से, उसमें क्या फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भाई हाँ, इस देश में और दुनिया में ऐसे इकोनॉमिस्ट, वित्त विशेषज्ञ, वो ऐसे रहते हैं जो कहते हैं कि जीडीपी से कुछ नहीं होता, चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए। अब पता नहीं कौन से आंकड़ों में विश्वास करते हैं। तो चलिए, ये एक तो भूमिका हो गई। तो अब जो ये टेबल है, इसके अंदर मुख्य रूप से आंकड़े क्या हैं और पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि यह है कि CLSA, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, जो कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, उनको ये समझाती है, उनके सामने आंकड़े रखती है कि कौन सा क्षेत्र, कौन सा देश, कौन सी ज्योग्राफिक लोकेशन या कौन सा बिजनेस सेगमेंट उनको इन्वेस्ट करने के लिए, उनके लिए माकूल रहेगा, उनको अधिक लाभ लेके देगा, या कंपैरेटिव स्टडी क्या है। तो भारत एक तरफ जो हमारे विद्वान लोग हैं, जिनका इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं है, जिन्होंने कभी एक आदमी को किसी फैक्ट्री में काम किया नहीं, कोई फैक्ट्री लगाई नहीं, कभी कोई लेबर प्रॉब्लम का उन्होंने फेस नहीं की, उन्होंने तो लेबर को मारा जाता है, काटा जाता है और किसानों को कोड़े लगाते हैं ठाकुर साहब, ये कहानियां सुन के जो बड़े हुए हैं, वो लोग अब वित्त विशेषज्ञ बने हुए हैं। वो हमें लगातार भरमाने के प्रयास करते रहते हैं। तो ये हार्ड डेटा है, इस हार्ड डेटा को देख लीजिए। और CLSA का जो भारत के बारे में आंकड़ा आया है, उन्होंने अपग्रेड कर दिया है। तो उसके कारण उसमें मुख्य बात तो यह है कि भारत का जो शेयर मार्केट है, और एक बहुत और बात है, विचित्र बात है, हमारे देश के बुद्धिजीवी कहते हैं शेयर मार्केट एक बुलबुला है, उससे गरीबों का कोई लाभ नहीं होता। लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं है कि देश के गरीबों को यहाँ की LIC, सबसे बड़ी जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका एक बहुत बड़ा लाभ जो क्लेम है उसको बांटने में काम आता है।
या कि उनके जो पॉलिसी धारक हैं उनको बोनस देने में काम आता है। वो शेयर मार्केट में एलआईसी ट्रेडिंग करती है और हजारों करोड़ रुपए का उस साल में लाभ होता है, क्योंकि उनके पास धन है। और ऐसा काम बैंक भी करते हैं, यानी कि बैंक जो आपको ब्याज देता है, बैंक जो आपको ऋण देता है, वो उससे तो ब्याज लेता ही है, लेकिन जो जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं उनको उसको ब्याज देना होता है। तो बैंक भी, क्योंकि इनके पास में बड़े एसेट हैं, फाइनेंशियल एसेट हैं, तो वो भी शेयर मार्केट में प्ले करते हैं, वो एफडी में प्ले करते हैं, वो खुद एफडी जो है वो उनको संचालन करते हैं। और इन सब से भी जो उन्हें लाभ होता है उससे बैंक के खाता धारकों को लाभ होता है। लेकिन ये बात माने कौन? हमारे देश के पेंटर, कवि, लेखक, उनकी एक दुनिया अलग है। वहां पे मर गया, लुट गया, बिक गया देश, ये मुख्य कथानक है। तो उससे अलग जाते हुए सीएलएसए ने जो अपग्रेड किया है वो मॉर्गन स्टैनले और नमूरा ने भी पहले किया था। यानी कि ये जो वित्तीय विशेषज्ञ हैं ये कोई नागपुर के बंदे थोड़ी हैं। जैसे कि ये लोग तुरंत कह देते हैं, अगर आप बोलो कि देश में कुछ अच्छा हो रहा है, देश में कुछ अच्छा हो रहा है और देश के अंदर जो पहले से परिस्थिति बदल गई है, तो वो कोर्दमी गई तो वक्त है। यानी कि इन लोगों को सबसे पहले इनके पास उत्तर नहीं है, ये गाली गलौज करना आरंभ कर देंगे। खैर छोड़िए, इस तरह के लोग हमेशा रहेंगे और वो ही काम कर पाएंगे जो उन्हें आता है। तो ये डेटा हम देख लेते हैं जो कि पार्लियामेंट में प्रश्न और उत्तर दिए गए उन पर आधारित है, और दूसरे जो मीडिया में और इंटरनेट पे जो संख्याएं आधारित हैं, जो अखबारों में आई हैं, जो प्रतिष्ठित लेख लिखे गए हैं वहां से आधारित है। तो इसमें दो चार मुख्य बातों पर ध्यान दे देते हैं। एक बात ये ध्यान रखने की है कि 2013-14 में बैंकों की स्थिति इतनी खराब थी कि इतने छुपे हुए एनपीए के बाद में भी कम से कम बैंकों को, सरकारी बैंकों को 2.5 करोड़ से ज्यादा का जो है वो नुकसान था। और ना जाने कितना नुकसान तो छुपा हुआ था, क्योंकि डेटा डॉक्टरिंग हो रही थी। समझ लीजिए, यानी कि उस समय जो बैंक लोन देते थे, कम से कम सरकारी क्षेत्र के बैंक लोन देते थे, ये जो उन्होंने बैंक से लोन लिया है और उनको वापस दिया और अपनी फैक्ट्री लगाते उन लोगों में, और छोटा मोटा अनुभव हमारा भी है बैंक के साथ में, और बहुत सारे मित्र लोग बैंकों में हैं और रहे हैं, और सामने भी बहुत सारी गणनाएं देखते रहते हैं। तो आज पिछले साल सरकारी बैंकों ने, आप देखिए कि कितनी उन्होंने पुरानी ही जो जन्मपत्री थी, जो उनके इतिहास था, उसको लात मारते हुए 1,40,000 करोड़। ये जो लोग हैं जो बार बार कहते हैं देश लुट गया, बर्बाद हो गया, उनको मालूम होना चाहिए, ये बात बार बार इसको दोहराना आवश्यक है कि सरकारी बैंकों ने 1,40,000 करोड़ का लाभ कमाया है। तो ये अमूलचूल परिवर्तन है। उस समय ये हो रहा था कि सरकारी बैंक तो टेलीफोन बैंकिंग पे, यानी कि राजनीतिज्ञों और प्रभावशाली व्यक्तियों के कहने से लोन दिए जा रहे थे, और उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा रिश्वत के रूप में चला जाता था। तो बैंक के ऊपर लगातार लोन बढ़ता चला जा रहा था, एनपीए बढ़ते चले जा रहे थे। बहुत सारे आंकड़े, इनको देख लीजिएगा। लेकिन अब परिवर्तन आया है, तो सब लोग जो डायनामिक बिजनेस थे, जिनको तुरंत फरत लोन की जरूरत थी, जिनको जो शॉर्ट टर्म लोन की और मीडियम टर्म और कैपिटल, वर्किंग कैपिटल या कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के लिए लोन की जरूरत थी, वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ, एचडीएफसी की तरफ, आई तरफ। आज जो परिस्थिति है उसके कारण वो लोग वापस लौट के आ रहे हैं। तो ये एक फैक्ट है। अब इसमें से कुछ मुख्य बात देख लें कि मॉर्गन स्टैनले, यानी कि 2 कालखंडों की कर लेते हैं ना, उसमें बहुत सारी लिस्ट है, 3-4 बातें हम तय कर लेते हैं, उसको बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं। वो मॉर्गन स्टैनले हमेशा 2004 और 14 के बीच का पीरियड था, कोई भी पीरियड था, उसमें हम पॉलिटिकल कलर नहीं देते, हम तो कहते हैं 2 पीरियड हैं, द टेल्स ऑफ 2, यानी कि 2 कालखंडों की कहानी है। उस कालखंडों की कहानी में यह है कि उस समय मॉर्गन स्टैनले वगैरह सारे के सारे भारत को फ्रेजाइल 5 में रखते थे, यानी कि फ्रेजाइल इकोनॉमी, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ मालूम नहीं है, और इसी के कारण इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था। आज जो भारत है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 5वीं बन चुकी है। लोग कहते हैं
कि बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो जनसंख्या तो पहले भी थी, जनसंख्या पहले भी बढ़ रही थी। आज जो भारत पीछे है उसका दोष पिछले 5 या 10 साल पे नहीं, पूरे 70 साल पे या कि 75 साल पे, 76 साल पे या उससे पहले भी डालना पड़ेगा। इस बात में एक बात फिर जो है मेरा विनम्र निवेदन है कि वो समाजवादियों को और वामपंथियों को और उनके साथियों को जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि 1970 के मध्य में और 80 के आते आते जिस तरह से चीन माओ की मृत्यु के बाद अपना परिवर्तन कर रहा था, अपने वामपंथ के सारे कचरा पेटी में रखने वाले जो सिद्धांत पॉलिसीज थी उनको येलो सागर में यानी कि पीले समुद्र में फेंक करके एक नया श्री गणेश कर रहा था। दैव पूरी दुनिया में घूम रहे थे, जा रहे थे, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे थे, नए मैनेजमेंट प्रिंसिपल यानी कि विदेशियों को वो आकर्षित कर रहे थे, आप हमारे आइए, टेक्नोलॉजी लाइए, हमारे लोगों को रोजगार दीजिए, हमारी बंजर जमीनों और गांव में खेत को वहां पे फैक्ट्रियां लगाइए। और उसने ये करते करते चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया। लेकिन जब चीन ये परिवर्तन कर रहा था, भारत में समाजवाद का डंका और जोर से पीटा जा रहा था, IBM को बाहर भगाया जा रहा था, उस पर आज तक मूंछ मोड़ी जाती है समाजवादी लोग। और सबसे ज्यादा समाजवाद का असर तो बिहार पे देख लें। बिहार सबसे कम जो है वो प्रति व्यक्ति GDP के हिसाब से 50,000 के आसपास है, जबकि दूसरे जो प्रांत हैं, चाहे गुजरात हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, उनसे इस गुजरात से 3 या 4 गुना है। तो इस बात का उत्तर तो समाजवादियों को देना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले कुछ दीवार फांद के लोग गए हैं, उन्होंने फिर से संपूर्ण क्रांति का खोखला सा नारा दिया है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश जी नारायण ने थी, लेकिन आज बिहार का जो भी कुछ हाल है उसमें स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के चेहरों का पूरा हाथ है। इसको बड़ी विनम्रता से, एक वास्तविक बहुत ही कटु बात है, उसे कहना पड़ेगा। इसमें लीपापोती करने से काम नहीं चलेगा। और भारत की GDP जो थी 14 के आसपास 1.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास थी, आज $4.25 ट्रिलियन है। अब जब ये 4.5 ट्रिलियन डॉलर बढ़ जाएगी, जैसा बोलते हैं 27, 28 या 29 तक, तब भारत तीसरी इकोनॉमी बन जाएगा। वो कहते हैं फिर भी पीछे है। अरे भाई फिर भी पीछे है तो इस प्रयास में 9 साल में आगे तो बढ़ा है। चाहे रोड्स कितनी बढ़ गई है, 1.5 गुनी 2 गुनी बढ़ गई है। डिफेंस एक्सपोर्ट यानी कि डिफेंस इतना बड़ा क्षेत्र है। भारत हमेशा एक किसी नियम के तहत, किसी बात के तहत, किसी लोभ के तहत हमेशा डिफेंस के इक्विपमेंट हमेशा इंपोर्ट करता रहा। भारत में उस तरह से उसका निर्माण नहीं हुआ जैसा कि हो सकता था, जैसा अब हो रहा है। चाहे HAL हो या मझगांव डॉक हो या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो या दूसरी कंपनियां हो जो डिफेंस क्षेत्र में काम करती हैं, उनके शेयर 3, 4, 5 गुने बढ़ गए हैं, उनको काम मिल रहा है। HAL की बड़ी बात होती थी, लेकिन HAL तो भारत सरकार ने तो लगाया नहीं था, उसको नेशनलाइज किया था। वो तो लालचंद हीरा ने आजादी से पहले लगाया था। लेकिन ये सारी बातें अधिकतर पब्लिक डोमेन में है नहीं। खैर ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है, इसमें 2 को कंपैरिजन किया। सड़कों की बात, एयरपोर्ट, अब एयरपोर्ट की बात लीजिए। एयरपोर्ट जो है पहले कितने थे और अब कितने हैं, उसको देख लेते हैं जरा, उसको याद कर लेते हैं। एयरपोर्ट 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, अब 148 यानी कि डबल हो गए हैं। और हाईवेज यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, 91,200 किलोमीटर के आसपास था, अब उससे 1.5 गुना हो गया है, 1,45,000 करोड़। यानी कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे फूड प्रोडक्शन हो, चाहे पोर्ट्स प्रोडक्शन हो, चाहे इथेनॉल का प्रोडक्शन हो या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, वो हमेशा बढ़ता चला जा रहा है। यूनिवर्सिटीज हैं 713, कुछ लोग उच्च शिक्षा के लिए बड़े परेशान हैं और उसमें कई तरह की बातें हैं, वो कई तरह के जो है ना घटते रहते हैं। तो यूनिवर्सिटी उस समय 713 थी, अब 1113 है। तो ये बहुत सारे आंकड़े हैं, उसको देखें, समझें और उससे आत्मसात करें। अगर कोई इसके अंदर ऊपर नीचे हो तो वो भी आप अवश्य बताएं, तो उसको भी फिर जांच कर ली जाएगी। आप और हमारी समझ निश्चय ही इससे बढ़ेगी। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमें आशा है कि बातचीत जो कि 2 कालखंड
कि जो है तुलनात्मक अध्ययन में अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन और दूसरे जो आंकड़े हैं उन पर आधारित है, क्योंकि अल्टीमेटली बात तो आंकड़े पे जाएगी। आंकड़े पे जाएगी कि नहीं जाएगी साहब? खाली नारेबाजी से देश लुट गया, बर्बाद हो गया, ये नारे लगाने से तो कोई देश का भला होना नहीं वाला है। लेकिन जो नारे लगाते हैं उनका एक राजनीतिक जो है वो उद्देश्य है, जो कि एक तरह की हवा बनाना चाहते हैं। तो देखिए ये सब खाली और हवा है जिसमें कुछ है नहीं, तो वास्तविक आंकड़े तो ये हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। एक निवेदन फिर कि जिन लोगों ने चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करने की कृपा की है, उनसे निवेदन है कि वो अपना सब्सक्रिप्शन फिर से देख लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग प्राइवेट होती है, उसे पब्लिक कर दें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।